सनातन धर्म महाविद्यालय खेल मैदान, भोपा रोड, मुजफ्फरनगर। जागो उठा है देश ये सारा, दृढ़ संकल्प की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे, सदाचार की बारी है। भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे, सदाचार की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। जाग उठा है देश सारा, दृढ़ संकल्प की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। भारत स्वाभिमान के तहत उत्तराखंड का दौरा कर रहे राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी महाराज ने आज बागेश्वर में निशुल्क योग शिविर में आए साधकों को योग की दीक्षा दी। यहाँ पर युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारतीय राजनीति व्यक्ति, कुल, वंश, जाति और मजहबों पर केंद्रित है। अब काला धन, भ्रष्टाचार, आर्थिक नीतियों में सुधार एवं व्यवस्था परिवर्तन जैसे मुद्दों पर केंद्रित हो रही है। जिस पार्टी का नेतृत्व राष्ट्रहित के इन मुद्दों पर सहमत नहीं होगा तथा पार्टी की नीतियां एवं नीयत साफ नहीं होगी, ऐसी पार्टी को वोट देना देश के साथ धोखा होगा। मेरा विरोध किसी प्रत्याशी से नहीं है, किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं से नहीं, लेकिन पार्टी के नेतृत्व से जरूर होगा। यदि वो मुद्दों पर सहमत, तो हमारा विरोध मुद्दों के आधार पर है, व्यक्ति के आधार पर विरोध। और नेतृत्व में, नेतृत्व, पार्टी नेतृत्व ही निर्णय करता है। उसमें यदि खोट है तो उसको वोट, नेतृत्व में खोट है तो उसको वोट। हिसार में कांग्रेस का विरोध हम मुद्दों के आधार पर कर रहे हैं। काला धन, भ्रष्टाचार व व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे पर, आर्थिक सुधार के मुद्दे पर कांग्रेस नेतृत्व के अशोभनीय, गैर जिम्मेदाराना, अलोकतांत्रिक व असंवैधानिक आचरण को लेकर के हमारा विरोध है। आज हिसार के 309 गांव में हमारी समिति बनी हुई है, वहां हजारों कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। आज हिसार के 309 गांव में खड़ा हमारा पूरा संगठन, संपूर्ण हिसार के हमारे हजारों कार्यकर्ता कांग्रेस को हराने का कोई श्रेय लेने के लिए नहीं कि हमने कांग्रेस को हराई। आजकल ये भी होड़ लगी हुई है कि कांग्रेस को कौन हरा रहा है। हमको श्रेय लेने के लिए नहीं, अपितु राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य मानकर वहां राष्ट्र हित में मुद्दों पर आधारित मतदान, मुद्दों पर आधारित मतदान करने के लिए संघर्ष व आह्वान कर रहे हैं। यह तो निर्विवादित सत्य है कि वहां कांग्रेस का हारना तय है और हमने चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद ही अपना अभियान वहां शुरू कर दिया था। और बाद में अन्ना हजारे व उनके सहयोगियों ने भी जन लोकपाल के मुद्दे पर वहां पर कांग्रेस को सबक सिखाने का आह्वान करके एक अच्छी पहल की है। अंतिम बात कह रहा हूं, जरा सुनना। भारतीय राजनीति में अब मुद्दों के आधार पर समर्थन व विरोध की शुरुआत एक शुभ संकेत है और इसी से इस देश का भला होगा। मुद्दों के आधार पर विरोध और समर्थन। अब वोट उसी को करना है जिसके नेतृत्व में और जिसकी नीयत में खोट होगी, तो उसको वोट नहीं करना। बस हम तो कहते हैं देश की सारी राजनीति किस पर चल रही है आजकल? ज्यादातर कुल, वंश, खानदान, जाति, मजहब। अब इससे देश की राजनीति कुल, वंश, परिवारों के दायरे से बाहर निकलनी चाहिए। किस पर आनी चाहिए देश की राजनीति? मुद्दों पर, नीतियों पर। यदि देश की राजनीति काले धन के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, आर्थिक नीतियों में सुधार और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे पर केंद्रित होती है, तो यही देश के लिए शुभ होगा। बागेश्वर में कल प्रेस से संवाद कार्यक्रम के तहत राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी बागेश्वर प्रेस क्लब पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया तथा उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। मैं दूसरे स्टेट में जाता हूं तो आपका जिक्र जरूर मैं करता हूं कि हमारे राज्य में ऐसी एक, इस देवस्थली में ऐसी महान विभूति है जिनकी वजह से आज उत्तराखंड गर्व से परिपूर्ण है।
आशा है ये कि और प्रश्न है शामिल कि उत्तराखंड राज्य भारतवर्ष में भ्रष्टाचार मुक्त कब कहलाएगा, ये मेरा प्रश्न है। भ्रष्टाचार एक राष्ट्रव्यापी समस्या है, इसलिए एक एकांगी रूप से इसका पूर्ण समाधान नहीं हो पाएगा। इस दिशा में आगे बढ़ने शुरू हो सकते हैं, उसके लिए बड़े ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। क्या आपका इसमें ऐसा कोई आपका अपना दल बनाने की सोच रहे हैं कि आप कांग्रेस से या यही भारतीय जनता पार्टी या किसी दल से आप युवाओं को भड़का के अपना दल बनाना चाहते हैं? देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूँ इस संदर्भ में कि ये एक पार्टी की नहीं है, ध्रुवीकरण है भारतीय राजनीति का मुद्दों पर। मुझे इसमें स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है कि राजनीति वो कुछ भी मुझे नहीं दे सकती जो मैंने ना पाया हूं, और मैं किसके लिए राजनीति करूं? सत्ता के लिए, यश के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, किसके लिए? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न यह है, क्योंकि कांग्रेस ने जो काले धन का मुद्दा था, भ्रष्टाचार का मुद्दा था, व्यवस्था परिवर्तन के जितने भी मुद्दे उठाए उसका पहले समर्थन किया और उसको एक सिरे से लगा दिया, इसका मतलब नहीं करना चाहिए। अभी में हम दोबारा एक मौका और दे रहे हैं। हम अभी भी मैंने एक लेटर लिखा तो कहा कि हमने आपका पत्र जो है वो संबद्ध मंत्रालयों को भेज दिए, अभी मेरे पास रखा हुआ। तो अभी 2012 तक बड़ा परिवर्तन होगा देश की सोच में, तो मुद्दों पर केंद्रित होना चाहिए। मैं कोई भी, जैसे मुझे नहीं पता आप में से कौन किस पार्टी से संबंधित है, मैं प्रश्न पूछता हूँ, जितने भी हमने मुद्दे उठाए उसमें से कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है जो अपरिपक्वता हो, जिसकी प्रामाणिकता ना हो। तो इतना बड़ा सोच करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं साहब। 4 करोड़ की बात हो, 400 करोड़ की बात हो, 4 लाख करोड़ की बात हो तो बहुत बड़ी बात होगी। 4 लाख करोड़ के घोटाले तो अभी सामने आए, जिस पैटर्न कॉमनवेल्थ और अदर सोसाइटी और 4-5 घोटाले जोड़ दिए जाए तो 4 लाख करोड़ से ज्यादा। 400 लाख करोड़ रुपए की बात हो, उसके ऊपर मौन हो जाती है, क्यों? तो बात मुद्दों की है, तो मुद्दों को जो नहीं मानेगा तो सर लोगों को आखिर ये तो तय करना ही पड़ेगा कि वो मुद्दों पर केंद्रित है। तो बात मुद्दों की है। मुझे लगता है 2012 तक ये काफी मुद्दों पर आधारित राजनीति केंद्रित हो जाएगी और राजनीतिक पार्टियां भी सभी उस पर सहमत हो जाती है, फिर तो बात ही बन जाएगी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे भ्रष्टाचार की एक बहुत बड़ी बीमारी पूरे भारतवर्ष में, विशेष तौर पर मैं उल्लेख करना चाहूँगा भारतवर्ष में, और आपने एक बहुत लंबे समय से अभियान चला रखा है, लेकिन उसमें जो है भ्रष्टाचार में हमारे सोशल वर्कर जो भी हैं एक सियासी फतवे जारी कर रहे हैं। माना अगर उन सियासी फतवे जारी कर देते हैं और उनका अमल जनता नहीं कर पाती है तो उन्हें जिन्होंने फतवे जारी कर रखे हैं आने वाले समय में उन पर क्या प्रभाव पड़े, उनकी छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सियासी फतवा यदि आप हमारे संदर्भों में उसको माने, हम यदि हिंदू के बारे में, मुसलमान के बारे में या और किसी भी चीज को लेकर के राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में हम यदि कोई बात कह रहे हैं तो उसको सियासी फतवा ना कहा जाए। ये भारतीय राजनीति जो मुद्दों से भटक चुकी है, और मैं नहीं, देश के और दुनिया के टॉप लोग जो थोड़ा भी ज्ञान रखते हैं वो सब कहते हैं सेल्फ सेंटर्ड पॉलिटिकल लीडरशिप। जो भारतीय राजनीति आत्म केंद्रित हो गई थी, कुल वंश, परिवारों और पार्टियों पर केंद्रित हो गई थी, व्यापक रूप से कह रहा हूं, उस बात, उस भारतीय राजनीति को यदि मुद्दों पर केंद्रित करना है तो हमको मुद्दों पर आधारित समर्थन देना या न देना, इन बातों को उठाना पड़ेगा। इसका परिणाम चाहे 1 साल में आए, चाहे परिणाम 5 साल में आए, और तो कोई समाधान नहीं। इसलिए ये इसका परिप्रेक्ष्य और इसकी पृष्ठभूमि और इसका परिणाम दोनों हमें दिखाई दे रहे। उसके बाद ही हम इसको मुद्दों पर केंद्रित करना चाहते हैं। पहले मैं कह चुका हूं भारतीय राजनीति को,
जब तक आप मुद्दों पर आधारित समर्थन या विरोध की बात नहीं करेंगे तो मुद्दों पर राजनीति केंद्रित होगी कैसे? एक राइट टू एजुकेशन बिल 2009 पास हुआ था और शिक्षा का मूल अधिकार, उस पर संसद के अंदर इतनी चर्चा नहीं हुई जितना की होनी चाहिए थी। लगभग 54 सांसद उस दिन संसद के अंदर थे जब ये महत्वपूर्ण बिल पास हुआ। आपने अपने कई भाषणों में कई बार बातें की कि समान शिक्षा बढ़ाने की बात होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार का मुद्दा है उसी तरह से समान शिक्षा बढ़ाने का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या इस मुद्दे को भी, समान शिक्षा बढ़ाने का जो मुद्दा है उसे आप प्रकाश डालेंगे चीजों? हमारे 7 मुख्य मुद्दे हैं। इसमें एक मुद्दा, मुख्य मुद्दा समान शिक्षा और भारतीय भाषाओं में आध्यात्मिक मूल्यों के साथ शिक्षा, और ये मैंने 4 जून के आंदोलन में भी इसको सम्मिलित किया था। और प्रणब मुखर्जी से लेकर के मेरे पास वो लेटर अभी भी है और फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर वो लेटर पड़ा हुआ अभी गवर्नमेंट का, उन्होंने भी माना कि होना ही चाहिए। अब इस मुद्दे को कि 20 तो हमने डाल दिए, एक एक करके मुद्दों को राष्ट्रीय पटल पर रखना होगा और उसको परिणाम तक ले जाना पड़ेगा। बाबा जी, हम कांग्रेस पार्टी से, युवा कांग्रेस से हूँ। बाबा जी, हम पूरे आपके सपोर्ट में हैं, जहाँ जो भी आपके आंदोलन हुए, लेकिन पूरी पार्टी कांग्रेस को अगर उसमें भी बुरे लोग, हम ये नहीं कहते हैं कि बुरे लोग होंगे, बुरे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी हैं उस पार्टी में, तो हमारा तो आपका सपोर्ट है। बेटा, आपका नाम क्या है? आनंद तिवारी। आनंद, मैं आपसे देखो, आप एकदम बहुत जमीन से जुड़े हुए सामान्य कार्यकर्ता हो, खड़े रहो, आपसे थोड़ी देर बात करता हूँ और आपको कुछ कहना चाहता हूँ और आपके माध्यम से कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जिस स्तर पर बात कर रहा हूँ, पार्टी नेतृत्व, आप बेटा आज क्या नाम था? आशीष। आनंद बेटा, एक बात बताओ, क्या पार्टी में निर्णय करने में आपकी कोई भूमिका होती है? यही पार्टी में निर्णय करता है नेतृत्व, और वो नेतृत्व जब गलत निर्णय करता है उसका असर पूरे देश के ऊपर पड़ता है। इसलिए जो हमारा विरोध है वो पार्टी के नेतृत्व से है, और वो विरोध मुद्दों के आधार पर है, वो विरोध नीतियों के आधार पर है, वो विरोध सत्य और सिद्धांतों के आधार पर है। अब बेटा, आप या मेरे सामने खड़े आनंद, आप मुझे सुनते हैं बहुत बार, आज भी सुना है, पहले भी सैकड़ों बार सुना। कोई भी मुद्दा ऐसा बताओ जो कि मैंने गलत उठाया। नहीं, बिल्कुल, हम आपको बिल्कुल। तो इसमें समस्या ये है कि आप एक सामान्य कार्यकर्ता हो उस पार्टी के, लेकिन नेतृत्व जो है वो समझ नहीं रहा। तो आप बताओ, जब नेतृत्व नहीं समझ रहा है, मेरे स्थान पर आप होगे तो आप क्या कहोगे? मेरे स्थान पर आप होंगे, आप एक सामान्य कार्यकर्ता हो, इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, क्योंकि जो बड़ा नेता होता है किसी भी पार्टी में, उसको सच को कहने में, समझने में, स्वीकार करने में दिक्कत हो सकती है। तो मैंने सुबह एक बात को कहा था बड़े रूप में, मैंने कहा बस बड़े नेता भी भीष्म की तरह, द्रोणाचार्य की तरह, कृपाचार्य की तरह, कर्ण की तरह योद्धा है, उनमें ईमानदारी है, सच्चाई है। द्रोणाचार्य में भीष्म पितामह तो इतना बड़ा चरित्र था उनका, दोषमान नहीं था, लेकिन जो निर्णय किए जा रहे थे दुर्योधन की तरफ से, जो निर्णय किए जा रहे थे धृतराष्ट्र की तरफ से, वहां चूक हो रही थी। तो आप लोगों में चूक नहीं है, ये चूक निर्णय के स्तर पर हो रही है और निर्णय नेतृत्व करना, इसलिए ये विरोधाभास बना हुआ। गुरु जी, एक बात पूछना चाहूंगा, कांग्रेस के अगर कोई लोग आपसे योग सीखना चाहें तो क्या उनको सिखाएंगे? पहली बात यह है कि देश की 99% जनता योग के प्रति आस्था रखती है जी, और कांग्रेस के लोग भी योग के प्रति आस्था रखते हैं, अच्छे लोग सभी पार्टी, इसमें कोई शक नहीं। तो उनको योग सिखाने में विरोध का प्रश्न ही नहीं। वो दिन शायद आएगा, उसका स्वरूप क्या होगा मुझे नहीं पता, जब सार्वजनिक रूप से वो योग को भी स्वीकार करेंगे और जिन मुद्दों को मैं उठा रहा हूं उनको भी सच्चाई के साथ स्वीकार करने की हिम्मत दिखा पाएंगे, लेकिन अभी उसमें वक्त लगेगा। मैंने आज तक करीब 1000 से ज्यादा प्रेस वार्ताएं की होंगी और
बहुत से प्रेस क्लबों में भी गया। बागेश्वर जैसे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, एक तो आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य, वहां तो बागेश्वर का नाम बहुत ऊंचाई पर है। टूरिस्ट आते हैं वो भी बागेश्वर को काफी जानते हैं, क्योंकि यहाँ बेस सेंटर है जो ट्रैकिंग करते हैं उसके लिए। सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से बागेश्वर को अभी बहुत आगे जाना है। अभी उसमें ऊंचे पायदान पर यद्यपि नहीं खड़ा। मीडिया जो है वह मात्र आसपास की घटनाओं की जानकारी देने वाला ही एक माध्यम नहीं रह गया है, उस सामाजिक परिवर्तन के लिए भी एक बड़ी भूमिका निभाने का एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम बना है। तो इस दिशा में आप सब जो प्रयास कर रहे हैं। प्रेस क्लब में अपने कार्यक्रम के उपरांत स्वामी रामदेव जी महाराज ने योग शिविर के दौरान राष्ट्र निर्माण हेतु आयोजित महापंचायत में आम लोगों के मन में देश को लेकर उठ रहे प्रश्नों का समाधान किया। मेरे साथ एक मंत्र बोलेंगे वेद का। उपवरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायता। ये वेद का मंत्र है, इसका अर्थ सुनो। उपवरे गिरीणाम, गिरियों की तलहटी में, गिरी माने पर्वतों की तलहटी में, संगमे च नदीनाम, जहां नदियों का संगम होता है। बागेश्वर में किसका संगम है? सरयू और गोमती का। और अंदर से सरस्वती या गंगा हम कहते हैं, बीच में से वो लुप्त है, लेकिन उसका हमें अभी पता नहीं है। सरयू और गोमती का संगम है। वेद भगवान कहता है उपवरे गिरीणाम, पर्वतों की तलहटी में, नदियों का जहां संगम होता है, ऐसे स्थान पर उपवरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। ऐसे स्थानों पर महामेधावी, बहुत बुद्धिमान लोग पैदा होते हैं। तो बागेश्वर में जिन लोगों का जन्म हुआ है, वेद के अनुसार वो महाबुद्धिशाली लोग हैं, और ये सौभाग्य आपको मिला है। अब आपको दो बातें बता के फिर आपके जो प्रश्न हैं उनको लेंगे, चाहे आपके देश के बारे में प्रश्न हो या आपको के रोग के बारे में प्रश्न हो, सब प्रश्नों का उत्तर देंगे। जरा एक बात सुनो, आपने एक शब्द सुना होगा अध्यात्म। क्या सुना है बोलो? अध्यात्म। और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी। क्या बोलते हैं? एक होती है प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं समृद्धि को, और स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं आध्यात्मिकता को। आध्यात्मिकता क्या है? जरा सुनो, हम सोचते हैं, दिमाग से सोचते हैं ना, बोलो तो, आंखों से, कानों से, जुबान से, हाथों से और पैरों से। ये सुनने की, देखने की, बोलने की, सोचने की शक्ति कौन दे रहा है? भगवान। जब वो अपनी शक्ति खींच लेता है तब आदमी मर जाता है। तो ये तो भगवान की बात हो गई। अब ज्ञान की बात एक और कह के, आज जितने भी भाई बहन आए हैं सब संकल्प लेकर के जाएंगे। सुबह सुबह क्या करेंगे बोलो? योग। योग करेंगे तो कोई बुरी आदत जीवन में, योग करेंगे तो आपको कोई रोग, योग करेंगे तो आपके जीवन में आलस्य, योग करेंगे तो आप खुश रहेंगे, योग करेंगे तो ठीक समय पर सो जाएंगे, ठीक समय पर जागेंगे, सबसे प्यार करेंगे। आप में से जितने भी भाई आज आए हैं, बच्चों की खातिर, धर्म की खातिर, भगवान की खातिर, आज एक संकल्प लेके जाना। आपने बागेश्वर जैसे धरती के सबसे पवित्र स्थान पर जन्म लिया है। आप पूर्व जन्म की महान आत्मा को, ऋषि योगी आत्मा है, और यहां जन्म लेकर के भी आपने बीड़ी सिगरेट शराब को नहीं छोड़ा, तो आपका कभी उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए आज संकल्प लेकर के जाएंगे कि आज के बाद कोई बीड़ी सिगरेट शराब को हाथ, ऐसा करो, सभी हाथ उठाओ, सब हाथ उठाओ, किसी का हाथ भी नीचे नहीं रहे, खड़े वाले भी हाथ उठा लो रे भाई, सभी ऋषि पुत्र हो, मैं देख रहा हूं सब, और ऊपर वाले भी हाथ उठा दो। आज सब संकल्प लेके जाएंगे, आज के बाद कोई नशे का सेवन,
जोर से बोलो, नशे का सेवन, शराब का, तंबाकू का सेवन। बोले भारत माता की वंदे। अब आपका कोई प्रश्न हो तो प्रश्न, अब पहले मौका देंगे बच्चों को। बच्चों को कोई प्रश्न पूछना है तो पहले बच्चों को मौका देंगे, फिर देंगे बड़ों को। जी बेटा बोलो। बाबा जी, संविधान में लिखा गया है कि सभी नागरिकों को अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। उन्हीं में से एक हक है विरोध का नम्रता पूर्वक, लेकिन सरकार हमें ये नम्रता पूर्वक विरोध करने से दबाती है। क्या नाम है बेटा आपका? हर्षित पंत। कितनी बड़ी बात पूछी है हर्षित। तो बेटे ने प्रश्न किया, बाबा जी हम देश के लिए किसी भी मुद्दे के ऊपर आवाज उठाएं तो आवाज को दबाया क्यों जाता है? तो अब बेटा एक एक आवाज उठाओगे तो दबा देंगे। इसलिए पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मैं कहता हूं कि बाबा रामदेव का मुद्दा नहीं, ये तो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की आने वाली भावी पीढ़ियों का मुद्दा है। 400 लाख करोड़ रुपए लाना, भ्रष्टाचार को मिटाना, आर्थिक नीतियों में सुधार लाना, महंगाई, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, गंदगी को खत्म करना। सारे हिंदुस्तान के लोग जब एक साथ खड़े हो जाएंगे तब ये बेईमान हमको दबा नहीं पाएंगे। हाँ? बाबा जी मैंने आपके लिए एक कविता बनाई है, मैं उसे आपको सुनाना चाहता हूँ। कविता भी बना डाली? जी सुना दो। बाबा जी आज मैं आपके संदर्भ में एक स्वरचित कविता सुनाना चाहता हूँ। खुद बनाई है? जी। तो इधर आके सुना ना जरा। ये छोटा सा इतने अच्छे से बोल, नहीं तो बच्चों की हिम्मत नहीं होती साहब। हम तो इतने छोटे से थे तब हमारी हिम्मत ही नहीं होती थी कहीं ऐसे हजारों लोगों के बीच में अपनी बात कह सके। हाँ सुनाओ बेटे, खड़े होकर। नवयुवकों को जगाकर योग को दी है एक नई पहचान, निरोग बनाकर लोगों को अपनी पहचान बनाई है। रोग से बचने के लिए सबको योग सिखाया है, निस्वार्थ व अहिंसा के मार्ग पर चलकर लोगों को सत्य का मार्ग दिखाया है। भ्रष्टाचार व काले धन का मुद्दा उठाया है, पहले एक थे अब सभी का यही मुद्दा है। पहले एक थे अब सभी का यही मुद्दा है। धन्यवाद। प्राणायाम भी रोज करता है? अरे ये तो बहुत अच्छा बेटा है। चलो ये च्यवनप्राश खाना और तगड़ा हो जाएगा। उस जब बड़े बच्चे का लेते हैं। बोलो बेटा। बाबा जी नमस्कार। नमस्ते बेटा। बाबा जी हम जैसे कि आप जानते हैं हमारे देश में भ्रष्टाचार सभी लोग कहते हैं। यहाँ मैं पूछना चाहता हूँ जितने भी मेरे से बड़े छोटे बुजुर्ग भाई बहन जितने भी हैं, कोई ऐसा है जिसने आज तक भ्रष्टाचार, चाहे वो झूठ से लेकर मतलब कोई भी हो, कुछ भी हो भ्रष्टाचार, किसने नहीं किया है मैं पूछना चाहता हूँ। क्योंकि कहते हैं एक छोटी छोटी बूथ से एक बड़ा घड़ा भरता है। हम नाम कहते क्या है बेटा आपका? मेरा नाम सुंदर पिमोली है। देखिए बेटा दो चीजें हैं, एक है आचरण भ्रष्ट आचरण, एक आर्थिक भ्रष्टाचार, दूसरों का हक छीनना, एक हमारी चरित्र का निर्माण। तो बेटे ने एक बड़ा प्रश्न किया है कि हम अपने ऊपर भी देखें, क्या हम झूठ बोलते हैं, क्या हम दूसरों का हक मारते हैं, और क्या हम कोई अनैतिक काम करते हैं। यदि हम अनैतिक काम खुद करते हैं तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? बोलो। हम बोलो तो खुद जिम्मेदार है। एक तो ये कि भाई परिवर्तन खुद में भी लाना है हमें, और फिर जो राष्ट्रीय स्तर पर नीतियां हैं वो आप नहीं बनाते हैं, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, टैक्सेशन सिस्टम। तो आज सब संकल्प लेके जाएं, हम भी सुधरेंगे और देश को भी सुधारेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद सुंदर के लिए। चलिए खुश रहो बेटा। और दूसरा किसी का प्रश्न? प्रणाम बाबा जी। हाँ मेरा नाम भूपेंद्र सिंह कोरंगा है। जी बेटा। मैं अभी डिस्कस हो रही थी इसके बारे में कि भ्रष्टाचार और काले धन के बारे में बात हो रही। जी बेटा। तो सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि भाई काला धन इस चीज़ के बारे में भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन हमें ये क्यों नहीं लगता कि हम सबसे पहले इन बच्चों का जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो अच्छा किया जाए, उनको अच्छी तरीके से क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है, और इस संसार में हम आए हैं तो एक मनुष्य रूप धारण करके, तो हमें उस चीज़ का, उस बॉडी का, और ये जो मेंटली रूप से हम सोचते हैं अन्य प्राणियों से बहुत हाई स्टैंडर्ड का सोचते हैं हम। कुछ भी अगर किसी चीज़ के बारे में सोचना चाहते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? सर मेरा BA सेकेंड ईयर है। BA सेकेंड ईयर में बेटा पढ़ रहा है।
कि बाबा जी एजुकेशन क्या सिस्टम हमारा सुधार जब तक नहीं होगा तब ये भ्रष्टाचार से क्या होगा। मैं एक बेटा यही प्रश्न आप लोगों को समझाना चाहता हूं और इसका उत्तर भी देना चाहता हूं। हमें एजुकेशन के लिए अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे कॉलेज चाहिए, अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए। क्या आपको पता है अमेरिका में कितनी यूनिवर्सिटी है? 6000 यूनिवर्सिटी। कितनी? 6000। और अपने भारत में कितनी है? 400 भी नहीं है पूरी। कितनी? 400 क्या? 400 भी नहीं। और अपने से आबादी 3 गुना कम। अपने को स्कूल बनाने पड़ेंगे ज्यादा, कॉलेज बनाने पड़ेंगे, यूनिवर्सिटी बनानी पड़ेगी, लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। और इसके लिए सबके लिए क्या चाहिए? पैसा। तो पैसा भी चाहिए और इच्छा शक्ति भी। यहां हमारे पास बजट ही नहीं है। अपने ही पैसे से अमेरिका यूनिवर्सिटी बना रहा है, उसके पास में 1000 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, उसमें करीब 750 लाख करोड़ रुपए तो एक काला धनी है। तो भाइयों मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं, सब चीजों के साथ पैसा जुड़ा है। अच्छी एजुकेशन, जिनके पास अच्छा पैसा वो अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं ना बच्चे, अच्छी एजुकेशन के लिए भी क्या चाहिए? पैसा। इसलिए हमें सारी चीजों को एक मूल में जब जाएंगे तब ये पाएंगे कि हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चुनौतियां हमारे सामने। तो एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा करना पड़ेगा। अब बहुत से तो यहां पर गांव हैं, वहां पर अध्यापक हैं 2 और विद्यार्थी है 1। ऐसा भी है। तो सारी चीजों को धीरे धीरे करके बदलना पड़ेगा, क्योंकि चारों तरफ से जब बदलेगा हिंदुस्तान तभी आगे बढ़ेंगे। आपको क्या कहना है बेटा? नाम बाबा जी, जो हमारे देश में सफेद अंग्रेज है वो तो देश छोड़ के चले गए, पर जो हमारे देश में काले अंग्रेज हैं वो कब देश छोड़ के जाएंगे? नाम क्या है आपका? बाबा जी मैं सूरज चौबे। सूरज चौबे। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? बाबा जी मैं 11th क्लास में पढ़ता हूँ। 7वीं कक्षा में बेटा जो है सूरत है, और सूरत बदलना चाहता है हिंदुस्तान की कि बाबा सफेद अंग्रेज तो देश छोड़ के चले गए। अपने देश का कोई भी सिस्टम चेंज, जैसे अंग्रेज हमारे हिंदुस्तान को चला रहे थे वैसे ही हिंदुस्तान आज भी चल रहा है। शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, कानून व्यवस्था। तो बेटा इसके लिए सारे देश के लोग तैयार हो जाएंगे तो इस सारा सिस्टम बदलेगा। पहले इस बड़ी बेटी का सुनते हैं। बाबा जी अभी आपने कहा कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो हिंदी लैंग्वेज होनी चाहिए और देशों में, लेकिन बाबा जी वो तो कम्युनिकेशन का साधन है, उसे हम चेंज करके हम और देशों से कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं? आपका कहने का मतलब कि हम जैसे हिंदी लैंग्वेज को और देशों में हम अपनी लैंग्वेज में बात करें और देशों से, तो वो हमारी बात कैसे समझ सकते हैं? तो वो हमारा एक भी नहीं पढ़ता, अंग्रेज एक भी हिंदी नहीं पढ़ता। आपने किसी अंग्रेज को हिंदी बोलते देखा कभी? तो हम करोड़ों भारतीय सब अंग्रेजी पढ़ने में लगे हैं, क्या वो हमारी हिंदी नहीं पढ़ सकते? वो इसलिए पढ़ते हैं हम कि वो अपने आप को ज्यादा पावरफुल समझते हैं कि इंडियंस को जरूरत होगी तो हमसे उनको अंग्रेजी में बात करनी पड़ेगी। अपने आप को इतना ताकतवर बनाओ कि दुनिया के लोगों को हमारी भाषा भी सीखनी पड़े। आज चीन का, जापान का कोई भी प्रधानमंत्री आपने अंग्रेजी में बात करते देखा? बोले बेटा क्यों नहीं? तो इसके लिए हमें सारे देश को एक होना पड़ेगा। हाँ यही बात कहना चाहता हूँ बेटा। क्या नाम है आपका? गरिमा। गरिमा कहती है बेटा कम्युनिकेशन की हमारा भाषा से विरोध भी नहीं, सीखें, लेकिन हम भी दुनिया की भाषा सीखें, लेकिन दुनिया भी तो हमारी भाषा सीखे। वो कब सीखेगी? जब जापान की तरह स्ट्रांग होंगे। जापान का एक भी प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री कभी भी अंग्रेजी में कोई बयान नहीं दे, अंग्रेजी में बात नहीं करता। जर्मनी का भी, फ्रांस का भी। तो अपने देश को हम इतना ताकतवर बनाएंगे तो हमारा देश का भी सम्मान बढ़ेगा और हमारी देश की भाषा का भी सम्मान बढ़ेगा। इसलिए पहले दर्जे पर अपनी भाषा हो, सेकंड लेवल पर राष्ट्रभाषा हिंदी होगी, दूसरा गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, तीसरे दर्जे पर अंग्रेजी को रखना चाहिए। हमने सबसे ऊपर जो है अंग्रेजी को रखा हुआ है। दूसरी माँ का सम्मान करो लेकिन अपनी माँ का अपमान करके मत करो। ये मेरी कहने का मतलब है। बाबा जी मेरे पास एक कविता है आपके विषय में, सुनाइए बेटा। जय जय बाबा रामदेव, जिन पर गौरवान्वित है सारा भारत देश। आपकी सत्याग्रह की गूंज से आज आंदोलित है सारा देश। आपने ऐसी अलग जगाई, घर घर योग की अखर जोत जलाई। आपके सुंदर वचनों से जनता घर घर से बाहर आई। देश की जनता को देश की समस्याओं से अवगत कराया आपने। काला धन भ्रष्टाचार के आंकड़ों से परिचित कराया आपने। धन्य है वो धरा जिस पर हो ऐसा योगी श्रेष्ठा। जय जय बाबा रामदेव, जिस पर गौरवान्वित है भारत देश। आप जैसे लोगों से ही विश्व सही अर्थ में उन्नतिशील है। आप जैसे देशभक्तों से ही भारत प्रगतिशील है। जात पात संप्रदाय को समान ले आए, रक्त संज्ञा भी भेष। जय जय स्वामी रामदेव, जिन पर गौरवान्वित है सारा देश।
बहुत बहुत आशीर्वाद। बाबा जी के चरणों में मेरा प्रणाम। प्रणाम। बाबा जी, हम बार बार ऐसे नेताओं को चुनते ही क्यों है कि वो भ्रष्टाचार करके अपने अपने घरों को भरते हैं और देश की जनता को लूट रहे हो। जनता हर एक छोटी सी माचिस की डिब्बे में भी टैक्स देती है, उस टैक्स तक को खा जा रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए कोई उपाय बताएं, हमारी जनता को बताएं कि नाम ऐसे। क्या है बेटा आपका? मेरा नाम नीरज जोशी है। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? मैं 11th में पढ़ता हूँ। 11वीं में पढ़ता है। हौसले बहुत बड़े। बोले बाबा इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या बातों से मिट जाएगा भ्रष्टाचार? और क्या ये सपना भी कभी होगा साकार की काला धन आए? देखो 3 काम करने पड़ेंगे, जरा सबको बताना ये चीज भी। हमको ऐसा लगता है बातें बातें हो रही, इसका रिजल्ट भी आएगा कुछ। तो काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने के लिए सब राजनीतिक पार्टियों को एक होना पड़ेगा। जो राजनीतिक पार्टी काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने के लिए तैयार नहीं, उसको वोट नहीं देना, यह आज संकल्प लेकर के जाना। एक बात। दूसरा, कठोर कानून व्यवस्था, आर्थिक नीतियों में सुधार। जो भी गलत काम करे उसको उसी समय बड़ा दंड मिलना चाहिए। और तीसरा, आर्थिक नीतियों में सुधार। जैसे मैंने कहा सारे टैक्स खत्म कर दो, खाली ट्रांजैक्शन टैक्स लगाओ, इतना पैसा आएगा हिंदुस्तान का गांव, गरीब, मजदूर, किसान सबको उनका हक मिल पाएगा। तो 3 अपना उपाय करने पड़ेंगे। आर्थिक नीतियों में सुधार, कठोर कानून व्यवस्था और काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके देश में लाने का इंतजाम। ये 3 जो काम ना करे उस पार्टी को वोट ही मत दो। जिस दिन ये हिंदुस्तान। सनातन धर्म महाविद्यालय खेल मैदान, भोपा रोड, मुजफ्फरनगर। बाबा जी नमस्कार। नमस्ते बेटा। बाबा जी मेरा नाम कुणाल बनकोटी। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ, आपने थोड़ी देर पहले बोला कि काला धन को मिटाने के लिए पूरी जनता को एक होना पड़ेगा, लेकिन ये बूढ़े से लेकर बड़ा तक ये जनता एक कैसे होगी? नाम क्या है बेटा आपका? जी कुणाल बनकोटी। कुणाल। बोले बाबा ये एक कैसे होगी? एक तब होगी जब समझ में आएगी बात, है ना। देखो घर में सबको अलग अलग काम करना है। घर में काम कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वो सब हमारे व्यक्तिगत काम है। लेकिन कुछ काम देश के होते हैं और परिवर्तन का एक ही बार मौका आता है जब विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होता है। तो जब हम हर दिन अपने लिए जीते हैं तो एक दिन देश के लिए समय निकाल सकते हैं। मैंने पूरी जिंदगी देश के लिए दी है। जब मैं उनसे एक दिन देश के लिए मांगूंगा तो जरूर देश के लिए निकालेंगे। हम हर दिन अपने लिए जिए, लेकिन जब बात देश की आए तो देश के लिए भी बाहर आएंगे तो निश्चित रूप से भारत बदल जाएगा और छोटे बड़े एक होकर के सब मिलकर के देश को बचाएंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद कुणाल को। इधर से एक छोटा बच्चा कुछ कहना चाहता है। बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो भारत के नेता हैं वो अपना रुपया बाहर इन्वेस्टिगेट क्यों करते हैं? ये बोलता बाबा बाहर क्यों छिपाते हैं? अंदर रखेंगे तो बेटा पता लग जाएगा। बाहर इसलिए रखते हैं कि वहां सीक्रेसी लॉज होते हैं, ऐसे कानून बनाए हुए हैं कि वो बताते ही नहीं किसका पैसा है, कितना है। तो वो गोपनीयता के कानून बनाए हुए, इस कारण से बेटा पैसा वो बाहर रखते हैं और उनको तोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं है। चलिए नेक्स्ट। सारे लोग जब भी कहीं भारत में भी कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें केवल इंग्लिश में भाषण देते हैं और कहते हैं कि हम केवल इंग्लिश जानते हैं, हिंदी हम जानते ही नहीं। बाबा ये बताइए, क्या इन लोगों को हक है जो भारत को आगे ले जाने की बात करते हैं और हिंदुस्तान की भाषा नहीं जानते? जो हिंदुस्तान की भाषा नहीं जानते वो कहें कि हम भारत को आगे ले जाएंगे। वो कैसे, जो मातृभाषा की इज्जत नहीं कर सकते, मातृभाषा को नहीं समझते, मातृभाषा को नहीं बोल सकते, वो कैसे भारत को आगे ले जाएंगे? बाबा ये प्रश्न सबके है, सबसे क्या नाम है बेटा आपका? नाम क्या है? बाबा मेरा नाम पंकज जोशी है। पंकज पूछ रहा है बेटा, जो देश की भाषा की इज्जत नहीं करते हो देश की इज्जत कैसे करेंगे? जोरदार तालियां बेटे के लिए एक बार। चलिए, बात बहुत बड़ी कही है, इसकी बात हम पहुंचा देंगे उन तक। और बाबा जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। बाबा जी मैं कहना चाहती हूँ कि आपने जैसे भ्रष्टाचार की बात की, तो पहले चाइल्ड लेबर होता है, जैसे बच्चे दुकानों में काम करते हैं तो वो बंद होना चाहिए, तभी तो भ्रष्टाचार भी खत्म होगा। नाम क्या है बेटा आपका? रोहिणी जोशी। आपने प्रश्न बहुत बड़ा किया है। चाइल्ड लेबर बंद होनी चाहिए। बच्चों की उम्र काम करने की नहीं, उनकी पढ़ाई की उम्र होती है और ये बहुत बड़ी समस्या है। और लोग घरों में छोटे छोटे बच्चों को रख लेते हैं इस लोभ में कि उनको पैसे कम देने पड़ते हैं। तो जितने भी लोग अपने घरों में चाइल्ड लेबर रखते हैं, वो रोहिणी की बात उन्होंने जरूर सुनी होगी और मुझे लगता है समाज में जागरूकता आएगी और ये जो बाल मजदूरी है
इसके ऊपर हमें खुद भी सोचना पड़ेगा। कानून तो बन गया है, लेकिन कानून से आगे हमारा नैतिक दायित्व भी कुछ बनता है। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटी रोहिणी के लिए, बहुत आशीर्वाद बेटा। बोलो बेटा। बाबा सबसे पहले तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम बेटा। क्या नाम है? मेरा नाम शुभम जोशी है। शुभम जी। बोलो बेटा। मैं क्लास 9th में पढ़ता हूँ जी। और आपसे जो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ ये है कि जो हमारी जो वर्तमान में अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है, जैसे कि हमने देखा कि कुछ ही दिनों पहले जो पेट्रोल डीजल आदि के दाम बढ़ चुके हैं, तो क्या केवल काले धन लाने से ये हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बदल जाएगी या फिर कोई और उपाय भी है जिससे अर्थव्यवस्था बदलेगी? देखिए बेटा, मैंने 3 उपाय बताए। काले धन को वापस लाना, कठोर कानून व्यवस्था बनाना जिससे कि बार बार ये काला धन जमा ना हो, और आर्थिक नीतियों में परिवर्तन। 400 लाख करोड़ रुपए इतना अमाउंट होता है, हम इस देश में 50 साल तक कोई टैक्स ही ना लगाए तो भी हम पूरे ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो सकते हैं, और ये सारी महंगाई, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अपने स्तर पर, अपने स्तर पर हमको काम तो करना ही पड़ेगा। बच्चों को पढ़ाई करनी पड़ेगी, अध्यापकों को पढ़ाना पड़ेगा, किसान को खेती में काम करना पड़ेगा, इंडस्ट्री वालों को उद्योग अच्छे चलाने पड़ेंगे, सर्विसेज वालों को बेहतर सर्विसेज देनी पड़ेंगी। बहुत दिशाओं से देश को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो जो जहां है वहां वो देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करे, और सभी स्वदेशी का प्रयोग करें। विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो देश का पैसा कहां चला जाता है? बोलो। विदेश में। देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में? इसलिए एक ये भी संकल्प लेना चाहिए कि देश का पैसा देश में रहे, इसलिए हम स्वदेशी का ही प्रयोग करेंगे। तो कई दिशाओं से देश को आगे बढ़ाना पड़ेगा। उसका एक पूरा का पूरा व्यवस्था परिवर्तन का एक नया फ्रेमवर्क हमको तैयार करना पड़ेगा। जी बेटा। नमस्ते बाबा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सारे भ्रष्टाचार कह रहे हैं, तो सारी जनता एक समान होगी, सबको एक समान हक दिया जाएगा, तो तभी तो भ्रष्टाचार खत्म होगा। नाम क्या है बेटा आपका? मेरा नाम सरिता है। तो ये बहुत बड़ा इश्यू है, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में विषमता, और उसके लिए हमने कहा कि अपनी पूरी व्यवस्था को ही, पूरे ढांचे को ही बदलना पड़ेगा। आर्थिक और सामाजिक विषमता के बीज क्योंकि अंग्रेज बोके गए थे, और उसी आधार पर ये देश का पूरा सिस्टम चल रहा है। देखो, कुछ चीज़ों के लिए हम जिम्मेदार हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है, जुडिशरी सिस्टम है, बहुत से आरक्षण की परंपराएं हैं, ये सारी की सारी समाज नहीं तय करता, इसको सरकारें तय करती हैं। तो दोनों स्तरों पर हम भी आपस में जात पात का बहुत भेदभाव करते हैं। तो असमानताएं जहां जहां हैं, वैचारिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, शिक्षा आदि के स्तर पर, उन सबको ही हमें दूर करना पड़ेगा, तभी एक समतामूलक समाज का निर्माण हो सकता है। हाँ बोलो बेटा। बाबा जी आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। नाम क्या है बेटा आपका? भूमिका रावत। भूमिका, बोलो बेटा। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि काले धन क्या होता है? ये गजब का प्रश्न है, ये जरूरी प्रश्न भी है। जो पैसा बेटा, सुनो इधर आओ। अब ये छोटी बेटी ने बड़ा प्रश्न कर दिया है? ये काला धन क्या होता है बाबा जी? नोट आपने कभी सफेद और काला देखा? कोई काला नोट निकाल के दिखाओ मुझे। कोई काला नोट नहीं मिलेगा। तो बेटी पूछ रही है भूमिका, बाबा एक काला धन होता क्या है? बेटा नोट काले नहीं होते, जो गलत काम करके पैसे कमाते हैं, ठीक है ना, वो काला धन कहलाता है। जैसे रिश्वत लेना, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनको तनख्वाह देती है ना गवर्नमेंट, लेकिन फिर भी बिना पैसे लिए काम नहीं करते, तो जो बिना मेहनत की कमाई है वो काला धन है, ठीक है। दूसरा, हम लोग टैक्स देते हैं। आप लोग ये कपड़े धोते हो तो क्या प्रयोग करते हो? साबुन, ठीक है ना, उस पर भी टैक्स लगता है। आप लोग जूता चप्पल खरीदते हो, उस पर भी टैक्स लगता है। कुछ भी लेते हो टैक्स लगता है, हाँ? तो जो टैक्स का पैसा है वो किसके लिए देते हैं? देश के डेवलपमेंट के लिए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, अपने हथियार बनाए, परमाणु बम बनाए, अच्छी अच्छी चीजें बनाए, उसको लूट लेते हैं। तो जो लूट करके धन जमा करते हैं, देश के साथ धोखा करके पैसा जमा करते हैं, बिना मेहनत के पैसा जमा करते हैं, वो काला धन होता है। बाबा जी प्रणाम। मैं आपके सामने ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि जो मंत्री लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनको पता है कि हमारे देश इससे आगे नहीं बढ़ सकता, तो वो
ये ऐसा क्यों करते सोचते क्यों हैं? ऐसा क्यों करते हैं? नाम क्या है आपका? प्रियंका कसियाल। प्रियंका बेटी ने कहा कि बाबा जी क्या इनको सोचते नहीं है कि देश लूट रहा है, इससे देश की प्रोग्रेस ग्रोथ रुक रही है। बेटा इनके ना मन मैले हो गए हैं। जब आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, आदमी के दिमाग में शैतानियत आ जाती है, तो वो दुर्योधन और धृतराष्ट्र की तरह कहता है जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। तो जानबूझ करके भी वो उनके मन के अंदर इतना पाप घुस गया है। वो तभी साफ होगा जब देश के लोग ऐसे लोगों को, जब वोट का समय होगा तब उनको बेनकाब करेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। दूसरी बेटी कुछ पूछना चाहती है। बाबा जी कुछ क्वेश्चंस के आंसर ऐसे होते हैं कि हम याद उन्हें ढंग से नहीं कर पाते हैं। अगर हम उन्हें याद करते तो फिर थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। उसके लिए एक योग बताइए। प्रियंका बेटी पूछती है बाबा जी ये हम पढ़ते हैं ना तो पहले तो याद नहीं होता और कई बार याद हो जाता तो भूल जाते हैं। तो इसके लिए बेटा IQ लेवल, हमारा कंसंट्रेशन लेवल वो हाई होना चाहिए। तो इसके लिए रोज 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम, 5 बार भ्रामरी, ऐसे ओम ऐसे। तो इससे ब्रेन सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, राइट और लेफ्ट ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होंगे और आपका कंसंट्रेशन और IQ लेवल हाई होगा तो आप जल्दी भी याद कर पाएंगे और याद किया वो भूलेंगे नहीं। प्राणायाम का ये प्रयोग मैंने खुद करके अपनी लाइफ में देखा है और मैंने तो करीब 12,000 सूत्र याद किए हैं। कितने? 12,000, है ना। तो ये प्राणायाम जरूर करना और अखरोट और बादाम यदि खा सकते हैं तो वो खाना, नहीं तो दूध पीना, उससे भी काम हो जाता है। गाय का दूध अच्छा होता है, भैंस का दूध उतना अच्छा नहीं होता है। जी बेटा आपको कुछ कहना है? बाबा जी आपको नमस्ते। नमस्ते। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि सबको पता है कि हम जो काला धन है वो एक फॉरेन देश के स्विस बैंक में कलेक्ट है। तो सब लोग वहाँ जो पुलिस है तो वहाँ जाकर वो काला धन निकालती क्यों नहीं है? क्या नाम है बेटा? प्रियंका मटियानी। प्रियंका मटियानी। बेटी ने पूछा बाबा जी जब सबको पता है वहां तो लेके आ जाए सब। बेटा ये क्या होता है, ऐसे कानून बने हुए हैं कि कोई भी जाकर के वहां से काला धन नहीं ला सकता। तो उसमें केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूछ सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं पूछ सकती, पुलिस और आर्मी भी नहीं पूछ सकती, आप और हम तो पूछ ही नहीं सकते। तो इसलिए हम कहते हैं कि वहां से उसको पता लगाने के लिए केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही ऑथराइज है। केंद्रीय सरकार को यह संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर देगी और काले धन को राष्ट्रद्रोह का अपराध घोषित कर देगी बाहर जमा कराने को। तो ये सारी सूचनाएं मिल जाएंगी और वापस आ जाएगा। इसलिए ऐसे नहीं ला सकती पुलिस जाके, इसके लिए कानून का जो तरीका है वो अपनाना पड़ेगा। जी बेटा आपको कुछ कहना है? बाबा जी हाँ आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम बेटा। क्या नाम है आपका? शानू कपकोटी। हैं? शानू कपकोटी। सानू बोलो बेटा। बाबा जी जब भ्रष्टाचार में काला धन जमा करते हैं हम नहीं निकाल सकते तो कौन निकालेगा? हाँ इधर आ इसको सर बोले बाबा हम नहीं निकाल सकते तो कौन निकालेगा उसको? बच्चों को अब ये उत्सुकता पैदा हो रही है क्योंकि रोज ये काला धन के बारे में सुनते हैं और 400 लाख करोड़ सुनते हैं। बोले बाबा हम इसको निकाल के क्यों नहीं लेके आ सकते? आप सबको ये सोचना पड़ेगा कि आपको यदि काला धन लाना है तो आपको खुद संसद में जाना पड़ेगा और वहां जाकर के स्विस बैंकों से लेकर के और अमेरिका तक जहां जहां काला धन है वहां से लाना पड़ेगा। जोरदार आशीर्वाद इस बेटे के लिए। समझ में तो आना चाहिए ना, नहीं तो ऐसे ही काले धन की बातें होती रही तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। आशीर्वाद बेटे। बाबा जी मेरा प्रणाम। मेरा क्वेश्चन है, मैं अजय चंदोला हूँ जी और मेरा क्वेश्चन है आरक्षण पे है। जो आरक्षण है आर्थिक स्थिति के आधार पर क्यों नहीं दिया जाता, न कि एक जातिवाद के आधार पर दिया जाता है? उसको आर्थिक स्थिति के आधार पर क्यों नहीं दिया जाता? ये दोनों ही जरूरी हैं बेटा। हाँ। एक तो जो बहुत गरीब लोग हैं, ये सच बात है कि चाहे वो दलित लोग हों, वाल्मीकि हों, वनवासी हों, उनकी हालात बहुत अच्छी नहीं है, तो मानते हैं ना बेटा आप भी? उनकी हालात बहुत खराब है। तो उन लोगों में भी जो क्रीमी लेयर वाले हैं उनको हटा देना चाहिए। एक्चुअल जिनको मिलना चाहिए लाभ, दलित जाति हैं, वनवासी हैं, वाल्मीकि हैं, ये सच बात है कि आज वो बहुत माना कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि हैं इनमें भी
बहुत से गरीब लोग हैं, आर्थिक आधार पर भी तय होना चाहिए, लेकिन दोनों ही स्थितियां देश में नहीं बन पा रही हैं। और आरक्षण की जरूरत कब पड़ती है? जब हमारे पास चीजें कम होती हैं। आज हमारे पास में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पूरी नहीं, इसलिए एजुकेशन में आरक्षण देने की बात की जा रही है, और पढ़ने के बाद नौकरियां पूरी नहीं, इसलिए उसमें आरक्षण की बात की जा रही है। तो हमारे पास में यदि वे काला धन लाते हैं, भ्रष्टाचार को मिटाते हैं, तो हमारे यहाँ इतने एजुकेशन सेंटर हो जाएंगे, इतनी नौकरियां हो जाएंगी, हम तो नौकरी करेंगे ही करेंगे, और अमेरिका और ब्रिटेन के लोग भी आकर के हमारे खेतों में नौकरी करने के लिए, हमारे पेट्रोल पंपों पर नौकरी करने के लिए, हमारे यहाँ झाड़ू लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इतनी नौकरियां हम पैदा कर देंगे। एक बार बड़ा काम कर दो, आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा हिंदुस्तान बन जाएगा। बाबा, जो काला धंधा करता है उसको वो सजा क्यों नहीं मिलती? बोले बाबा काला धंधा करते हैं, काले काम करते हैं, काला धन जमा करते हैं, इनको सजा क्यों नहीं मिलती? यही तो गड़बड़ है बेटा। गलत काम करने वालों को सजा नहीं मिलती और अच्छे काम करने वालों को सताया जाता है। जिस दिन ये चीज ठीक हो जाएगी उस दिन तो हिंदुस्तान ही आगे बढ़ जाएगा। बच्चे पूछने लगे हैं तो हिंदुस्तान अब जाग गया है। जिस देश का बचपन और जवानी जाग जाती है वो देश आगे जरूर बढ़ता है। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। ओम। हाँ, सादर प्रणाम आपको मेरा। जी बेटा। अच्छा बाबा जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हम भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जैसे हमारा वैदिक युग था, आज है जो हमारा ये भौतिकता की ओर भाग रहे हैं सब लोग जी। कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता और भौतिकता में डिसबैलेंस हो गया है। आजकल माता पिता भी जो हैं, बच्चे तो बच्चे, माता पिता भी भौतिकता के पीछे भाग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये भौतिकता और जो ये आध्यात्म का लोग जो ये आध्यात्मिकता के प्रति जो उनका समन्वय हो रहा है, हाँ, बेटी का होता जा रहा है, जिसके कारण भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। ये बात सही है कि हमारी जो भूख है, तृष्णा, जो हमारी जो तृष्णा है, जो भूख है, वो इतनी ज्यादा हो गई है कि वो पूरी नहीं होती है। इसलिए आध्यात्मिकता की इस देश को आज भी उतनी ही ज्यादा आवश्यकता है और उसी से इसका समाधान होगा। इस तरफ तो लाना ही पड़ेगा हिंदुस्तान को, सबको सोचना पड़ेगा। जी बेटा। सादर प्रणाम। नाम क्या है? भास्कर पाठक। भास्कर पाठक। भास्कर पाठक। बोलो ब्राह्मण पुत्र। भ्रष्टाचारी पुरुष को हम जानते हैं कि ये भ्रष्टाचार करता है, उसे क्यों नहीं पकड़ा जाता? और हम उसे पकड़ना चाहते हैं तो कैसे पकड़ेंगे? उसको ये इतने सातिराने तरीके से भ्रष्टाचार करते हैं कि आप लोग उसको नहीं पकड़ सकते। उसको तो एजेंसियां भी फेल कर देते हैं। इसके लिए एक जरूरी चीज है कि अपनी एजेंसियों को भी पारदर्शी बनाना पड़ेगा, कुछ नए कानून भी बनाने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है, देखो घर में गलत काम होता है तो जिम्मेदार कौन? बोलो, घर का मुखिया। आज पतंजलि योगपीठ में कोई गलत काम क्यों नहीं कर सकता? बोलो, पतंजलि योगपीठ में गलत काम इसलिए नहीं कर सकता, वहां बाबा का डंडा है। तो ये घर में, आपके घर में गलत काम को रोकना है तो घर के मुखिया को, संस्था में गलत काम को रोकना है तो संस्था के मुखिया को, और देश का गलत काम रोकना है तो देश के मुखिया को, और स्टेट का गलत काम रोकना है तो स्टेट के मुखिया को मजबूत होना पड़ेगा। ये उसका उत्तर है। बोलो बेटा। जी, मेरे आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। नाम क्या है बेटा आपका? आकांक्षा आगरी। आकांक्षा, बोलो बेटा। कि हमारे देश के भ्रष्टाचारी नेताओं को कौन कौन भगा सकते हैं? कितना बड़ा प्रश्न पूछा है, इसके लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये बच्चे कहने लगे, बोले बाबा इन भ्रष्टाचारी नेताओं को कौन भगाएगा? इन भ्रष्टाचारी नेताओं, ये जाते कैसे हैं? ये विधानसभा और लोकसभा में पहुंचते कैसे हैं? इधर आ। ये पूछते हैं बाबा जी इन भ्रष्टाचारियों को भगाए कैसे, बताओ। अब बच्चे पूछने लग गए हैं तो ये जो विधानसभा में और लोकसभा में जाते हैं ना, उनको वोट करके भेजते हैं। क्या करके? तो गलत आदमी को वोट नहीं करना है? जोर से बोलो तो। गलत आदमी को वोट नहीं करना चाहिए। ये अब समझ में आई ना? तो ये नेता ऐसे नहीं पहुंच जाते वहां। आप और हम वहां विधानसभा और लोकसभा में
नहीं जा सकते, ये इसको भी पता है। आप और हम लोकसभा में नहीं जा सकते। कौन जाता है वहां? नेता लोग जाते हैं। उनको कैसे चुनते हैं? वोट दे करके। तो अच्छे लोगों को वोट करना है, ठीक है बेटा? तो ये सबको समझ में आना चाहिए, छोटों को भी बड़ों को भी। बाबा जी, मेरा आपका कोटि कोटि नमस्कार। मेरा प्रश्न है कि ये महंगाई क्यों बढ़ रही है? नाम क्या है? हर्षित चंद्र। हर्षित ने पूछा, बाबा महंगाई क्यों बढ़ रही है? गैस महंगी, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगी, चावल महंगी, दाल महंगी, तेल महंगा, घी महंगा, सब चीजें। तो एक तो हमारी कृषि व्यवस्था, एग्रीकल्चर सिस्टम, उसको ठीक करना पड़ेगा। और दूसरा टैक्सेशन सिस्टम, दोनों ठीक हो जाएंगे, टैक्स कम हो जाए और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, इन सब को हम ध्यान दें तो ये महंगाई बहुत कम हो जाएगी, है ना बेटा? अगला प्रश्न। स्वामी जी को मेरा प्रणाम जी। मैं प्रकाश कालाकोटी। मेरा आपसे सीधा प्रश्न यह है, जब हम काले धन को अपने देश में वापस लाने की बात करते हैं तो इससे पहले जो सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने उठता है वो चुनाव सुधारों का उठता है। क्यों न चुनाव सुधारों के लिए प्रयास किए जाएं? जब तक चुनाव सुधार नहीं होंगे हमारे पास विकल्प नहीं है। स्वामी जी, मैंने आपको कई कार्यक्रमों में सुना है, आपके द्वारा ये कहा जाता है कि जो वर्तमान सरकार है, अपने जो ऊपर भी मुद्दे लिखे हैं साथ, उनमें एक मुख्य मुद्दा चुनाव सुधार है, लेकिन चुनाव सुधार भी वही करेंगे जो संसद में बैठे हैं। स्वामी जी, मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि अगर आज की तारीख में हमारे देश के लिए, संसद के लिए अगर चुनाव होते हैं तो हम आखिर किस व्यक्ति को चुने? हमारे सामने समस्या तो ये है कि जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में है वो ईमानदार और योग्य नहीं है। ऐसी स्थितियों में चुनाव सुधार के लिए प्रयास पहले किया जाना चाहिए। देखिए बेटा, ये दोनों आप तो काफी प्रबुद्ध हैं, दो बातों को समझिए। चुनाव सुधार के लिए भी कानून संसद को ही बनाना है, इसलिए बड़ा पेचीदा मामला है। इसलिए चुनाव सुधार भी उन्हीं को करना है जो संसद में बैठे हैं, और वो चुनाव सुधार करना इसलिए नहीं चाहते कि चुनाव सुधार कर देंगे तो संसद में चुन के नहीं जाएंगे, तो ये विरोधाभासी चीजें हो जाती हैं। इसलिए हम अब इस पूरे देश की राजनीति को व्यक्ति, वंश, जाति, मजहब और प्रांतों से बाहर निकाल करके मुद्दों पर पहले केंद्रित करना चाहते हैं कि कम से कम पार्टी नेतृत्व मुद्दों पर तो सहमति व्यक्त कर दे, और कुछ मुद्दों पर यदि सहमति हो जाती है तो बाकी आगे के काम बहुत आसान हो जाते हैं। तो क्योंकि चुनाव सुधार संसद में बैठे लोगों को ही करना है, और उसमें चाहे वो स्टेट फंडिंग इलेक्शन हो, चाहे वो अनिवार्य मतदान हो, चाहे प्रधानमंत्री का सीधा चुनाव जनता से हो, ये सारे के सारे जो मुद्दे हैं ये संसद में बैठे लोग इसलिए नहीं करते, जिस दिन ये कर देंगे उस दिन उनका जाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहले जो मुख्य मुद्दे हमने उठाए, काले धन का है, चाहे करप्शन का है, चाहे व्यवस्था परिवर्तन का है, इस मुद्दों पर एक सहमति बन जाए तो जो पार्टी नेतृत्व एक बार स्वीकृत कर देता है किसी चीज को, तो उसके ऊपर उस पार्टी की जवाबदेही बन जाती है देश के लिए। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो हमने कहा भटकी हुई राजनीति को पहले मुद्दों पर केंद्रित करेंगे, तब ये सारी चीजें क्रमशः पूरी होने लगेंगी। बाबा जी ओम। ओम बेटा। बाबा जी, जैसे कहा जाता है कि एलोपैथी की जो दवाई है वो आयुर्वेद से काफ़ी तेज काम करती है, लेकिन आपके आंदोलन से वो आपने जो है एलोपैथी से भी तेज काम कर दिया। तो बाबा जी, हम तो ये चाहते हैं कि 2014 तक मतलब जो है आप इतना करिए कि सारा परिवर्तन हो जाए। काफ़ी तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है, आप देख रहे हैं। हमारे लिए मतलब बड़ी खुशी की बात है कि आपने इतना मतलब किया है। देश के बहुत जल्दी भ्रष्टाचार साफ होने की कगार पर है, सारे मंत्री जेल में जा रहे हैं। बाबा जी, आपको बहुत बहुत नमन है हमारी तरफ से। तो जो है स्थिति देश की ठीक नहीं है, बदल रही है स्थिति, बदलना पड़ेगा। इसके लिए ना एक वातावरण बनाना पड़ता है, तो देश में एक वातावरण बन गया है, परिवर्तन आएगा। कोई भी जैसे आंधी तूफान आता है ना तो पंछी उड़ने लगते हैं पहले, तो अभी एक क्रांति की आगाज हो चुकी है, और ये बड़ी क्रांति का पूर्व संकेत, उसकी आहट हम देश में सुन रहे हैं। निश्चित रूप से क्रांति आएगी और हिंदुस्तान बदलेगा। बाबा जी, मेरा नाम दीपक कारगी है जी। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो भ्रष्टाचार रहा है इसके खिलाफ युवाओं को मतलब क्या कदम उठाने चाहिए, और आप युवाओं को किस प्रकार प्रेरित करेंगे? बेटे ने बहुत वाजिब प्रश्न किया, और इसी के साथ आज की सभा का समापन होगा। हमें क्या करना है? हम सारी बातें सरकारों पर डालते रहेंगे तो बात बनेगी नहीं।
इसलिए पहले अपने आप को पाक साफ बनाइए। सब युवा पहले तो जब अध्ययन कर रहे हैं तो अपने आप को इतना इंटेलिजेंट बनाइए कि आप इस भ्रष्ट व्यवस्था से भी लड़ सकें और अपने आप को खड़ा कर सकें। यदि आप मजबूत नहीं है तो आप अपने आप से संघर्ष करते रहेंगे, आप भ्रष्टाचार से संघर्ष कैसे कर पाएंगे। दूसरी बात, अपने आप को, अपने चरित्र को मजबूत बनाने के साथ साथ सब स्वदेशी पालन करने का व्रत लें कि मुझे स्वदेशी वस्तुओं का ही प्रयोग करना है, जीवन में मितव्ययता को अपनाना है। और तीसरी बात, जब चुनाव की बारी हो तब युवाओं को बाहर निकल करके जो है ऐसी पार्टियों का बहिष्कार करना पड़ेगा, ऐसे नेतृत्व का बहिष्कार करना पड़ेगा जो काले धन लाने के खिलाफ है, जो जन लोकपाल का कानून हो या दूसरे कठोर कानून बनाने के खिलाफ है, जो व्यवस्थाओं को बदलना ही नहीं चाहते, जो आर्थिक नीतियों में परिवर्तन ही नहीं करना चाहते, उनके खिलाफ उनका विरोध करें। नीतियों